बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स यूथ लैपटॉप स्कीम 2025 का आगाज़ हो चुका है और तकरीबन 1 लाख लैपटॉप्स उन तमाम टैलेंटेड स्टूडेंट्स में तकसीम किए जाएंगे जो मेरिट पर पूरे उतरेंगे। तो आप में से बहुत सारे बच्चे इसके बारे में मुख्तलिफ सवालात कर रहे थे, पूछ रहे थे, या कुछ कन्फ्यूजन्स थी या गाइडेंस रिक्वायर्ड थी। तो इसके लिए छोटा सा ट्यूटोरियल है, इसमें शायद आपके जो भी मसाइल हैं वो हल हो जाएं। तो इसको हम शुरू करते हैं। बस ये देख लीजिए कि इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई 20 मई 2025 है। अगर ये एक्सटेंड नहीं होती तो कम से कम फ़िलहाल यही डेट है। सबसे पहले तो मैं गूगल के ऊपर आ गया। जिस तरह कंप्यूटर साइंस वालों को तो यूआरएल्स वाला वगैरह ज़्यादा पता है, लेकिन जो आम डिपार्टमेंट्स के बच्चे हैं उनकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे पीएम लैपटॉप स्कीम को सर्च किया। पहला ही ऑप्शन मुझे डिजिटल यूथ हब का नज़र आया, जो कि इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है प्राइम मिनिस्टर्स लैपटॉप स्कीम। इसको क्लिक करते हैं। मैं इस पर इतनी अहमियत या ज़ोर क्यों दे रहा हूँ कि बाज़ औक़ात जो थर्ड पार्टी हैकर्स होते हैं वो नॉर्मली यहाँ पे कोई भी एक कैरेक्टर को मिलते जुलते को एम को एन से बदल देंगे या पी को बी से बदल देंगे और हमें अंदाज़ा नहीं होता, और वो हमारा डेटा ले सकते हैं। तो लिहाजा ये बेहतर है कि आप गूगल के थ्रू सर्च करके और इस यूआरएल को पढ़ लें, laptop.pmyp.gov.pk। इसके ऊपर आ जाएं। अब सबसे पहले एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, स्टूडेंट्स फ्रॉम एफिलिएटेड कॉलेजेस of the public sector universities HEIs are not eligible to apply for the laptop scheme under PMYLS phase 4। अब सोच लें ये एफिलिएटेड कॉलेजेस क्या होते हैं, क्यों ये देख लें कि वो तमाम कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस जो कि खुद डिग्री नहीं दे रहे होते, उन्होंने किसी और यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन ली होती है कि पढ़ाएंगे तो हम अपने कॉलेज में, लेकिन डिग्री या डिप्लोमा आप दीजिएगा। तो ऐसे कॉलेजेस को हम कहते हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस। तो लिहाजा इधर ये लिखा हुआ है कि उन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर इफ़ एनीवन रजिस्टर्स, कोई रजिस्टर करता भी है, देयर एप्लीकेशन विल बी ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड, वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो इसका मतलब है कि कोई लिस्ट है, उस लिस्ट में हमें देखना है कि हम एलिजिबल हैं या नहीं, और हमारा इंस्टीट्यूट एलिजिबल है या नहीं, तो या कैंपस एलिजिबल है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं इनको हम तेज़ी से पढ़ लेते हैं ताकि हमें आगे कोई परेशानी ना हो। Once registered, please go to application status to view your current application status। सबसे पहली बात यह है कि जो नए बच्चे हैं वो पहली दफ़ा अप्लाई करेंगे, रजिस्टर करेंगे, और जो बच्चे पहले अप्लाई कर चुके हैं और किसी वजह से उनका नाम पिछली मेरिट लिस्ट में नहीं आया तो वो अपने स्टेटस को अपडेट करेंगे। ज़रूरी है कि वो अपडेट करें, उन्होंने नए सिरे से डाटा एंटर नहीं करना, अपडेट करना है ताकि वो इस दफ़ा वाले मेरिट में भी शामिल हो जाए। और जब एक दफ़ा आप रजिस्टर कर लेंगे तो इस लिंक के ज़रिए आप इसको क्लिक करेंगे और अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस मालूम कर सकेंगे। अब देखिए द लिस्ट ऑफ एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ फॉर पीएम यूथ लैपटॉप स्कीम। ये लिंक हमें बताता है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। अगर मुझे नहीं पता चल रहा कि मेरी यूनिवर्सिटी एलिजिबल है या नहीं तो मैं इसे क्लिक करूँगा, मुझे यहाँ पे एक लिस्ट मिल जाएगी। ये देखिए ये पीडीएफ का एक डॉक्यूमेंट मेरे सामने खुल गया है जिसके अंदर मुझे तमाम यूनिवर्सिटीज़ के नाम नज़र आ रहे हैं, कौन सा रीजन है, कौन सा सूबा है, उसकी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। तो इधर से अपनी आप यूनिवर्सिटी को यहाँ से स्क्रॉल करके आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ढूंढ सकते हैं। वापस चलते हैं दोबारा। अब तीसरी चीज़ देखिए, इन केस द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, इट्स कैंपस, डिपार्टमेंट, डिग्री लेवल एटसेट्रा इज़ मिसिंग। मुमकिन है कि जी मेरी यूनिवर्सिटी तो मिल गई, अब मेरा डिपार्टमेंट नहीं उसमें मुझको नज़र आ रहा, या डिपार्टमेंट तो मुझे मिल गया, अब डिग्री लेवल के 1 साल की 2 साल की कौन सा मेरा प्रोग्राम है वो नज़र नहीं आ रहा। तो वो क्या करते हैं कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन से रब्ता करें। हर यूनिवर्सिटी के एक शख्स को फोकल पर्सन बनाया जाता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक सुपर फोकल पर्सन होता है जिसकी के तमाम डिटेल आपको दी जाती है। वो कैसे, देखिए
देखी जा सकती है। ये देखिए यहाँ पर ये लिंक है सर्च फोकल पर्सन, आप इसे क्लिक करें, यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कौन सा सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, और ये आपको उनके फोकल पर्सन्स दिखाने शुरू कर देगा और आपको वो तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आगे चलते हैं। अब देखिए, टू सर्च द नेम एंड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ योर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन, यहाँ से तो हमें फोकल पर्सन मिल गया। अब हमने क्या करना है, सर्च फोकल पर्सन, ये देखिए वही है, ये देखिए ये भी वही है, यहाँ से भी मुझे फोकल पर्सन मिलेगा। तो पहले फोकल पर्सन ढूंढ लिया कि उससे हमने मालूमात लेनी है। अगर मुझे कुछ सवालात अभी भी मेरे जहन में समझ में नहीं आ रहे तो मुझे फैक्ट में जाना चाहिए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हमारे जहन में आते हैं अक्सर, तो उनकी एक लिस्ट बनी हुई होती है, हम उसे क्लिक करते हैं तो मुमकिन है कि मुझे अपने जो भी फोकल पर्सन है उनसे रब्ता भी ना करना पड़े और मैं यहाँ से ही उन सवालों के जवाबात देख सकूँ। तो ये आपने देखना है। इसके बाद वापस आते हैं। अब वो क्या कह रहा है, और ये देखिए रेड में है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट मस्ट सबमिट हिज हर ओन CNIC, प्लीज़ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना ईमेल आईडी यूज़ करें। बाज़ औक़ात होता है कि हम पूछते हैं कि भाई ये बताइए कि आपका ईमेल पे आपके पास कोई कोड आया है वो एंटर करें और हमें मत बताएं, तो वो एक चीज़ बताते हैं कि सर वो मेरा तो ईमेल मेरी नहीं थी, वो तो मेरे बड़े भाई की ईमेल थी। तो प्लीज़ यहाँ पर अब ये पढ़ लीजिए, स्टूडेंट मस्ट सबमिट हिज हर ओन CNIC, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, जिसको हम बे फॉर्म में ही होता है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड अभी नहीं बना, आप बिल्कुल अभी नए यूनिवर्सिटी में आए हैं, बाज़ बच्चों के नहीं बने होते, तो जो बे फॉर्म का नंबर है इनफैक्ट वही CNIC है। अपना मोबाइल नंबर जो कि आपके इस्तेमाल में है, जो कि आपकी एक्सेस में है, आप ये ना कहें जी तो सिम बंद हो गया, कुछ भी आपने वो देना है जो चल रहा है, और वो ईमेल एड्रेस जो कि चल रहा है, एक्टिव है। इसमें मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोगों को जो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल ईमेल आईडीज़ जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में मिलता है, अगर वो मिलता है तो उसको प्रॉपरली इस्तेमाल करें, उसमें एक्टिव रहें, क्योंकि वहाँ पे नोटिफिकेशंस भी आ रहे होते हैं, प्लस ये इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर सेव हो जाए। अब आगे चलते हैं। क्यों वो कह रहा है, तीनों चीज़ें सही दीजिएगा। एज द प्रोवाइडेड डेटा विल बी यूज्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, अभी आगे चल के इसी ईमेल ने, इसी आपके टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर ने यूज़ होना है वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपने गलत मोबाइल नंबर दे दिया, गलत ईमेल दी, तो आपको मुश्किल हो जाएगी। सबमिटिंग इनकरेक्ट और फेलिशियस डेटा मे लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, बाज़ औक़ात बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, बाज़ औक़ात वो नहीं जानते होते। दोनों सूरतों में अगर आपने गलत डेटा डाल दिया, आपने अपना GPA, अपनी परसेंटेज ज़्यादा लिख दी, कुछ भी गलती की, तो याद रखिएगा कि आप इस स्कीम में से ऑटोमेटिकली निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि ये 100% ट्रांसपेरेंट है। हर बच्चे का GPA, CGPA फौरी तौर पे यूनिवर्सिटी से वेरीफाई होता है। आपका FSC का जो परसेंटेज आप डालते हैं वो भी वेरीफाई होता है। अगर कहीं पे कोई गलती नज़र आए, जो कि पास में कुछ लोगों ने कोशिश की या गलती से हो गया, तो वो सब ब्लैक लिस्ट हुए और उनको उसमें से निकाल दिया गया। तो ये गलती न कीजिएगा। अब आगे देख लीजिए, स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग इश्यूज इन रिसीविंग SMS और एनी अदर while applying under PM Youth Laptop Scheme are advised to register their complaint along with their cell numbers via HEC online portal। HEC ने अपनी एक पोर्टल बना रखी है, एक वेबसाइट बना रखी है, वहाँ पर अपनी इशू कि मुझे SMS नहीं मिल रहा, मेरे पास वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा, मेरे पास मैसेज नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर के साथ अपनी कंप्लेंट, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब वो क्या कह रहा है, हाउ टू अपडेट एग्जिस्टिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब फर्ज कीजिए आपने पिछले स्कीम में भी अप्लाई किया था, लेकिन किसी वजह से आपको लैपटॉप नहीं मिला, मेरिट पर नहीं आए, कोई भी वजह, तो आप इसको क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर जाकर अपने डेट, ये एक मैनुअल इन्होंने दिखा दिया है, मैं भी इसको आपको दिखाऊंगा कि करना कैसे है। इसको पढ़ें तो बेहतर है, अदरवाइज हम इसे करेंगे। तो इसको देखना है कि वो बच्चा कैसे अपने आप को दोबारा से इस स्कीम में ऐड करेगा, जो लास्ट टाइम अप्लाई करके लेकिन वो किसी वजह से लैपटॉप उसको नहीं मिला था। अब यहाँ पर देख लीजिए आखिर में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर आपका कोई भी इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा किसी वजह से, तो HEC की वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, या आपको टेलीफोन नंबर भी मिला हुआ है और मोबाइल नंबर भी, आप यहाँ पर बात कर सकते हैं।
अब अगर हम गौर करें तो हमारे पास इस इंटरफेस पे, इस पेज के ऊपर कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या मैं एलिजिबल भी हूँ या नहीं। यानी फ़र्ज़ करें, क्या पता मेरी डिग्री एक्सपायर हो चुकी है, क्या पता कि मेरा टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो इसको देखना है कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। तो देखिए, ये पहला ऑप्शन है, एम आई एलिजिबल। मैं इसे क्लिक करता हूं तो यहां देखिए, पहले वो कहता है पहले ये सर्च कर लें कि एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, आपकी यूनिवर्सिटी उसमें आती है या नहीं। उसके बाद अपने आप को चेक करें। तो ये वही उसी तरह का लिंक है, इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर, वहाँ पर हमें PDF मिल रहा था, यहाँ पे हमें XLSX मिल रहा है, यानी हमें एक्सेल का वो नज़र आ रहा है। तो हम इधर से भी ढूंढ सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी को। ये हम पहले भी चेक कर चुके हैं। अब अपना क्राइटेरिया ये देखिए, यहाँ पर तमाम डिग्रीज हैं, PhD, MS, MPhil, डिफरेंट तरह के MBAs होते हैं, 3.5 ईयर्स का, 2.5 साल का, 1.5 साल का, उन सब का भी लिखा हुआ है। मास्टर्स का जो कि 16 ईयर्स का होता है, लेकिन ये 2 साल का मास्टर्स है। ये वो है जो कि BA करने के बाद हम लोग, या BSc करने के बाद हम लोग MSc किया करते थे या MA करते थे, जो 2 साल का था। और उसके बाद अंडर ग्रेजुएट है जो कि एक 5 साल का होता है, फिर एक 4 साल का होता है। नॉर्मली जो इस वक्त कंप्यूटर साइंस और इन दूसरे शोबों में जो एडमिशन्स हो रहे हैं, 4 साल वाले ज़्यादा हैं। लेकिन आप अपने प्रोग्राम को देखें और फिर देखें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। कैसे? अगर आपका एडमिशन, अगर PhD के स्टूडेंट हैं, तो अगर आपका एडमिशन 31 दिसंबर 2020 और उसके बाद का है, तब तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है। अगर मैं BS, जो कि बहुत ज़्यादा अक्सरियत है बच्चों की, उनको देखूं तो इनफैक्ट जो 4 साल वाली डिग्री कर रहे हैं, BScs, BSsc, BSIT और डिफरेंट, तो याद रखिए, अगर आपका एडमिशन 31 दिसंबर 2021 2021 के बाद या उस वक्त हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं और आप इत्मीनान से अप्लाई कर सकते हैं। तो अपनी अपनी डिग्रीज को यहाँ से देखिए। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपको अपने फोकल पर्सन से इसमें गाइडेंस मिल जाएगी। अब देखते हैं करेक्ट वर्क फ्लो। अभी यहाँ एक ख्याल रखिएगा, करेक्शन वर्क फ्लो क्या है या वर्क फ्लो क्या है, कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे चलते हैं, हमें क्या करना होता है, और अगर हमसे कोई मिस्टेक्स हुई हैं, ये बताएगा अभी, तो फिर हम उन मिस्टेक्स को कैसे करेक्ट करते हैं, रेक्टिफाई करवाते हैं। तो नोट कीजिए, मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैं एलिजिबल तो हूँ। अब चलना कैसे है, इसे क्लिक किया तो ये देखिए, मुझे एक ये माइंड मैप की तरह की चीज़ मिल जाती है, विजुअल है, अच्छा मज़े की है। नंबर 1 वो ये पूछता है आपने अप्लाई किया। अगर तो आपने अप्लाई कर दिया है तो ये दूसरे रास्ते पे जा रहा है, इस पे हम रुक जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, हम बिल्कुल नए हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, तो हमने कहा नो, मैंने भी अप्लाई नहीं किया। तो उसने कहा सेकंड स्टेप ये है कि पहले चेक कर लीजिए कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक आप पूरे उतरते हैं उस पर। यानी अगर आप नहीं उतरते तो फिर तो अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगा। हमने वो भी चेक कर लिया। अगर आप एलिजिबल हैं तो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, अप्लाई नाउ। अब आप जाइए, इधर एक ऑप्शन मैं दिखाऊंगा जिसमें कि हमारे पास लिखा हुआ आ रहा होता है, ये देखिए, अप्लाई नाउ। लेकिन अभी हम इस फ्लो को देखते हैं। अप्लाई नाउ करें। जब आपने अप्लाई कर लिया तो थर्ड के बाद फोर्थ स्टेप पर आए। मुमकिन है आपसे कुछ डेटा में मिस्टेक्स हो रही हो, कोई परेशानी आ रही हो, आपका डेटा अपलोड ना हो रहा हो, आपकी इंफॉर्मेशन जा ना रही हो। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपने अपने फोकल पर्सन से फौरी राब्ता करना है, उन्हें बताना है कि मेरा इशू आ रहा है। सम टाइम वो आपको वैसे भी बता देंगे कि भाई ये चीज़ ऐसे है, इसको यूँ कर लीजिए, ये ठीक हो जाएगी। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ आपका प्रूफ चाहिए होता है कि बेटा मुझे अपनी FSC की मार्कशीट दिखाइए, ओरिजिनल दिखाइए। तो ये देखिए, कभी कभी आपको अपना एविडेंस भी प्रोवाइड करना पड़ता है, सबूत दिखाना पड़ता है। जब आपने अपना एविडेंस दिया, आपने अपने फोकल पर्सन को बताया, तो अब क्या हो गया, आपके फोकल पर्सन आपको कंफर्म कर देंगे कि जनाब ये हो गया है। अब आप सिर्फ जाइए और जाकर अपने डेटा को वेरीफाई कर दें, उसको जाके वेरिफिकेशन करवा दें। और जब आप एक दफ़ा वेरीफाई कर देते हैं तो उसके बाद अब आप अपना काम मुकम्मल कर चुके, और अब आपको अपने उस जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी उसका इंतज़ार करना है। लेकिन अगर कंफर्मेशन के बावजूद आपका डेटा करेक्ट नहीं है, कोई इशू है, तो आप डायरेक्ट HEC को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके पोर्टल के थ्रू, टेलीफोन नंबर के थ्रू। तो इस तरीके से सारा काम हो सकता है। और अब दूसरा ऑप्शन
कि जो बच्चों ने पहले ही अप्लाई किया हुआ था लेकिन कुछ डेटा में मिस्टेक्स आ रही थी, कोई इशू, तो देखिए आपने अप्लाई किया, यस अप्लाई तो किया था, कोई मिस्टेक्स थी, उसने कहा यस, तो ये तो हम देख चुके कि अगर थी तो फोकल पर्सन के पास जाओ, लेकिन अगर नहीं थी तो ये देखिए डेटा एड सबमिट हुआ और आप चीयर्स, यानी अब आपका काम मुकम्मल हो चुका है। तो ये तो था वो वर्क फ्लो जो कि हमें हमारी मिस्टेक्स को दुरुस्त करने में या चीज़ों की गाइडेंस लेने में हेल्प करता है। अब ज़रा यहाँ पर देखिए, मैं अब इसको शुरू करता हूँ कि हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं। ये देखिए, अगर मैं यहाँ से होम पेज पे भी आऊँ तो ये होम पेज है, तो ये देखिए यहाँ पर भी अप्लाई नाउ है, तो हर पेज पे मुझे ये अप्लाई नाउ मिल रहा है। मैं यहाँ से इसे क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आया है कि आपने यहाँ पर अपना CNIC एंटर करना है, राइट। बहुत ख्याल रखिएगा कि ये 13 डिजिट जो शनाख्ती कार्ड के होते हैं वो लिखने हैं, लेकिन आपने ना तो इसमें कोई स्पेस देना है और ना ही कोई डैश देना है। नॉर्मली हमारे कार्ड्स में डैश लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपने बिल्कुल एग्जैक्टली नंबर देना है। मैंने यहाँ पर कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड नंबर एंटर कर दिया। अब क्योंकि मैंने शुरू करना है तो CNIC से रजिस्ट्रेशन होगी। ये देखिए इसके नीचे जो ही मैंने एंटर किया, अगर ये गलत होता, डिजिट्स कम होते, तो यहाँ पे मुझे ये ना मिलता। ये वैलिड का मतलब ये है कि दुरुस्त है। मैंने यहाँ से कैप्चा को प्रेस किया, आई एम नॉट ए रोबोट। अब देखिए यहाँ से मैं इसको सबमिट करता हूँ। ये देखिए अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब वो मुझे कुछ और इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि मैं जब फॉर्म को एंटर करूं तो मुझे मुश्किल ना हो। नंबर 1, जिस जिस ऑप्शन के ऊपर स्टैरिक होगा वो मैंडेटरी है, वो लाजमी है, उसको अगर आप एंटर नहीं करेंगे तो आपका डेटा अपलोड नहीं होगा। दूसरा, आपका CNIC दुरुस्त हो, ईमेल और मोबाइल वो हो जो कि आपने आपके एक्सेस में है, दुरुस्त हैं। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अगर मैंने एक दफ़ा ये चीज़ें गलती से गलत एंटर कर दी तो बस फिर ख्याल रखिए मैं इनको मॉडिफाई नहीं कर पाऊंगा। फिर वो पूरा प्रोसेस होगा कि मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा, डेटा चेंज करवाना पड़ेगा, और दैट कैन बी ट्रबलसम। तो तीसरे में देख लीजिए, एप्लीकेंट्स मस्ट यूज़ ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर ऑफ विच यू हैव एन एक्सेस। जो आपके इस्तेमाल में, ये नहीं कि जो सिम तो ख़राब हो गया था और वो तो मैं यूज़ नहीं कर रहा, हर चीज़ वो हो जो कि आप बार बार यूज़ कर रहे हो, ईमेल भी चेक कर रहे हो, हर चीज़ आपको मिल रही हो। रिकमेंडेड ब्राउज़र्स कौन से हैं? देखिए अमूमन हम लोग क्रोम यूज़ कर रहे होते हैं, फायरफॉक्स, मोज़रेला वगैरह यूज़ करते हैं। तो देखिए इसने क्या कहा है कि ये वेबसाइट जो है अगर आप चला रहे हैं और आपको पे इशू आता है तो ख्याल करें कि क्रोम, फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज, अगर माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स और क्रोम है तो इनमें ये बेहतर चलेगा। ठीक है, तो आप इसको भी गौर में जहन में रखिएगा। एप्लीकेंट शुड क्लिक ऑन टूल टिप, ये जो क्वेश्चन मार्क है, जहाँ कहीं पे भी उसने पूछा है जी परसेंटेज या पूछा है डेट ऑफ बर्थ और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको क्लिक करेंगे क्वेश्चन मार्क को, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं कि वो हेल्प मैंने चेक की तो वो 2023 की डेट्स दिखा रहा है, जो कि ऑब्वियसली गलत हैं। 2025 की वो डेट्स होंगी, तो वो अभी हम बात करेंगे उसके ऊपर। तो आपने उस हेल्प को पढ़ना तो है, लेकिन डेट्स वगैरह थोड़ा सा फ़िलहाल अभी आप देखेंगे वो गलत है। अब उसके बाद क्या है, सबसे पहले प्लीज़ केयरफुली रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपने एलिजिबल हैं तो आप अपने आप को एंटर करें, अपना डेटा एंटर करें। लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा, ये आपको डिस्क्वालीफाई करवा देगा और आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पर एक और बात भी की है कि करंट लैपटॉप स्कीम से भी एज वेल एज एनी फ्यूचर अवार्ड से भी। तो कोई ऐसी गलती ना करें कि अपना CGPA झूठा या गलत लिखें, परसेंटेज ज़्यादा लिखें। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये सब कुछ एग्जैक्टली वेरीफाई होती है और इसमें कुछ बच्चे नुकसान उठा चुके हैं। आगे देख लीजिए, disapproval and approval is solely the responsibility of the university focal person and departmental focal person। अब यहाँ पर बात याद रखिए कि तमाम डेटा वेरीफाई होता है और इसके लिए जब भी कभी बात होगी तो हम अपने फोकल पर्सन से बात करेंगे, क्योंकि वो जानते होते हैं कि किस बच्चे का रिजल्ट क्या है, पूरी चीज़ें वेरीफाई कहाँ से हुई, HEC से उनका डायरेक्ट रब्ता होता है, तो लिहाजा ये वहाँ से बात होगी। अब मैं यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। अब आप
अपने लॉगिन पर आ चुके हैं। जो आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दिया था उससे आप रजिस्टर तो हुए, लेकिन अभी आपने अपना तमाम इन्फॉर्मेशन देनी है। और जो पहला टैब है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है। तो यहाँ पर आपने अपना फुल नेम लिखना है, फादर का फुल नेम लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ इन टर्म्स ऑफ डे, मंथ एंड ईयर लिखना है, जेंडर मेल और फीमेल लिखना है, परमानेंट एड्रेस जो भी यहाँ पर आपको ख़त पहुँच सके वो पोस्टल एड्रेस देना है, डोमिसाइल। अब ये देखिए यहाँ पर पूरी एक लिस्ट ऑफ द एरियाज़ है जो कि चारों प्रोविंसेस की, एजेके की, गिलगित बल्तिस्तान की, फाटा की, ये हमें सारी लिस्ट नज़र आ रही है। तो आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, आपने जहाँ का आपका डोमिसाइल बना हुआ है आपने उसको क्लिक करना है। तो इस्लामाबाद वाले जो होते हैं वो फेडरल के अंदर आते हैं। फ़र्ज़ कीजिए यहाँ से मैं फेडरल क्लिक कर देता हूँ। अब अगर आप देखें तो अगर मैं पंजाब लिखता, केपी लिखता, बलूचिस्तान या सिंध लिखता तो मुझे फिर शहर भी बताना पड़ता। लेकिन फेडरल में क्योंकि इस्लामाबाद आता है और जब मैं डोमिसाइल सिटी से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ही सिटी, ये देखिए इस्लामाबाद नज़र आ रहा है। आपको अपने अपने शहर नज़र आएंगे और जिस शहर से आपका डोमिसाइल बना हुआ है आप वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे एक स्टेटस बताना होता है एम्प्लॉयमेंट का। आप में से बहुत सारे बच्चे स्कॉलर्स ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी कर रहे होते हैं। तो वो पूछ रहा है कि आप एम्प्लॉयड हैं और नॉट एम्प्लॉयड। तो एक बात का ख्याल रखें कि उसने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अगर आपका येस भी है, यानी अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं, तो भी ये इफ़ेक्ट नहीं डालेगा आपके मेरिट पे, यानी आपको लैपटॉप मिलेगा अगर आप मेरिट पे आते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर क्या है, आर यू एनरोल्ड एज डिसेबल्ड स्टूडेंट। बाज़ बच्चे जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं, वो बच्चे वो हैं कोई बच्चा देख नहीं पा रहा, वो स्पेशल बच्चा है तो उसका एडमिशन भी उस क्राइटेरिया पे हुआ हुआ होता है, तो वो यहाँ पे येस कर देगा। और जो नहीं वो यहाँ पे नो। कि कोई भी डिसेबिलिटी अगर है तो वो यहाँ पे येस की जाएगी। अब देखिए, हैव यू रिसीव्ड अ लैपटॉप बिफोर। अब जिन बच्चे जो नए बच्चे उन्होंने कभी नहीं अप्लाई किया या उनको कभी नहीं मिला तो वो यहाँ पे स्पेसिफिकली नो कर देंगे, और जिनको मिला है वो येस कर देंगे। और जिस स्कीम के तहत उन्होंने दिया है किसी और सूबे की, किसी और उसकी, तो उनको यहाँ पर मेंशन करना होगा, क्योंकि ये चीज़ें बाद में वेरीफाई की जाती है और यहाँ पर भी पकड़े जाते हैं कि आपको लैपटॉप पहले मिल चुका है। तो फ़र्ज़ कीजिए हम नो कर देते हैं कि हम इसमें नो है और हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। अब अगर आप गौर करें तो हम इस वक्त यहाँ पर अपने सेकंड टैब में पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे चुके, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है। मैंने यहाँ पर एक बिल्कुल फेक सा इनरोलमेंट नंबर डाला हुआ है। आपने जिस यूनिवर्सिटी में है आपने अपना एग्जैक्ट नंबर यहाँ पर लिखना होता है, जो कि बाद में भी जब टैली किया जाए, ढूंढा जाए तो मिल जाए। तो हाफ नंबर या पार्शल नंबर मत डालें, मुकम्मल इनरोलमेंट नंबर लिखा कीजिए। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी, किस में है आपकी यूनिवर्सिटी, राइट। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये पूरी सिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं, CDFGHI, इस्लामाबाद। मैंने ये क्लिक किया, इस्लामाबाद आ गया। अब वो कह रहा है कि यूनिवर्सिटी का नाम ढूंढें। तो अब मैं क्लिक करूँगा, बल्कि अब ये एक ग्लिच है, आप इसको नोट कीजिएगा, कभी आपके साथ भी हो सकता है। बाज़ बच्चे पूछ भी रहे थे तो नोट कीजिए, कभी हो जाता है। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कोई भी और शहर एक दफ़ा सेलेक्ट करके और दोबारा से फिर हम उसको इस्लामाबाद में लेकर आएंगे कि हम यहाँ से आई में जाएं। और अब जब मैं कहूँगा तो ये सिटीज़ दिखाएगा। ये देखिए, तो इस्लामाबाद सिटी की तमाम मुझे नज़र आनी शुरू हो गई। यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ से कोई जो यूनिवर्सिटी आपकी है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर बाज़ यूनिवर्सिटीज़ के एक से ज़्यादा कैंपसेस होते हैं, न्यू कैंपस, ओल्ड कैंपस, सिटी कैंपस, कुछ भी। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो अगर इस्लामिक के कई कैंपस होते तो वो नज़र आते, लेकिन क्योंकि इस्लामिक यूनिवर्सिटी का एक ही कैंपस है तो मुझे सिंपल नज़र आ रहा है मेन कैंपस। तो हम इसको क्लिक कर देंगे। अब वो मुझसे कह रहा है कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी का कौन से डिपार्टमेंट में आप हैं। तो आप ढूंढेंगे लिस्ट में, ये पूरी लिस्ट है इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ नज़र आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ, फ़र्ज़ करें आप कंप्यूटर साइंस के अगर हैं तो आप यहाँ से कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपको अपना यहाँ पे
डिपार्टमेंट नज़र नहीं आ रहा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और कैंपस सही दिया है और डिपार्टमेंट का नाम नहीं नज़र आ रहा, तो आपको फौरी तौर पर अपने फोकल पर्सन से बात करनी होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डिपार्टमेंट एंटर होने से रह जाता है तो वो नज़र नहीं आता, आपने किसी और डिपार्टमेंट में अपना इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी। डिग्री लेवल देख लीजिए। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास बैचलर्स वाले हैं 16 ईयर्स वाले, यानी जो BScs जिसको आप लोग बोला करते हैं आजकल, यानी FSc या इंटरमीडिएट के बाद 4 साल का जो भी प्रोग्राम होता है उसको हम बैचलर्स कहते हैं। फिर बैचलर्स के बाद 2 साल का होता है जिसको मास्टर्स या MS कहते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे लेवल आ रहा है बैचलर्स और मास्टर्स, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट किया बैचलर्स। अब देखिए वो पूछेगा कि आप कौन से प्रोग्राम में बैचलर्स के इस वक्त एनरोल्ड हैं। तो ये देखिए BS ऑनर्स लिखा हुआ है। नॉर्मली ऑनर्स इज़ अ डिफरेंट डिग्री, लेकिन यहाँ पे क्योंकि यही अवेलेबल है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि जो ऑनर्स था ये पहले होता था, ये 3 इयर्स की डिग्री थी। अब BScs BSIT होता है। ऑनर्स की जो टर्मिनोलॉजी है नॉर्मली कम देखने में आ रही है या नहीं देखने में आ रही। मैंने BS ऑनर्स को क्लिक किया, उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे 4 इयर्स को लॉक कर दिया कि डिग्री होती ही 4 इयर्स की है। अब देखिए डेट ऑफ एडमिशन इन करंट डिग्री। तो अब जो फॉल का सेमेस्टर होता है जिसमें आप नए बच्चे आए होंगे, तो आप सबका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है फॉल फर्स्ट को, और ईयर जो था दैट वाज 2024। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं वो 2024 लिखेंगे, जो उनसे पिछले साल वाले हैं 23 22, और जैसे मैंने कहा एलिजिबल वही हैं जो 2021 तक थे। तो लिहाजा अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको 23 कर देता हूँ फ़िलहाल। ठीक है, और अब देखिए इसने खुद ब खुद यहाँ पे मुझे लॉक कर दिया कि 23 + 4 ईयर, तो 27 में मेरी डिग्री को ख़त्म हो जाना चाहिए। अब देखिए मुझसे पूछ रहा है कि आपका सिस्टम कौन सा है, आप सेमेस्टर सिस्टम के लोग हैं या आप लोग एनुअल सिस्टम वाले हैं। अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा है जहाँ पे सालाना निज़ाम है, वरना बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अब सेमेस्टर सिस्टम आ चुका है। हमने सिलेक्ट कर लिया सेमेस्टर, द सेमेस्टर पास्ड एज ऑफ March 30। अच्छा ठीक है, यहाँ पर आपने March 30 में जो सेमेस्टर पास किया था आप वो लिखेंगे। तो ये देखिए ये 3 हो गया, 3rd मैंने पास किया है, और अभी आप लोग पढ़ रहे हैं अप्रैल में, यानी क्योंकि आपका फरवरी में रिज़ल्ट आ गया था और आप लोग फरवरी मार्च से अगले सेमेस्टर में 4th में जा चुके हैं, क्योंकि इसने ये रेड कलर से लिखा हुआ है सिलेक्ट द सेमेस्टर पास्ड एज ऑफ March 30। 30 मार्च तक आपने कौन सा वाला सेमेस्टर पढ़ा, तो आपने 3 लिखा है, पढ़ा 4 में रहे हैं। ईयर ऑफ स्टडी उसने लॉक किया हुआ है, क्योंकि अगर आप 2023 में आए थे तो 2024 में आपका 2nd ईयर चल रहा है, आपका 4था या 3रा सेमेस्टर चल रहा है। अब देखिए इसके नीचे ये ऑरेंज कलर से है मार्क्स डिटेल्स, यहाँ पर आपने अपने मार्क्स की डिटेल्स देनी है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये इंतहाई अहम है। बाज़ बच्चे थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड होके या अनजाने में वो यहाँ पर ज़्यादा नंबर या गलत नंबर लिख देते हैं। तो ये और बाज़ दफ़ा भी सोचते हैं कि यार कौन हमारा SSC के परसेंटेज देखेगा। याद रखिएगा, जब कभी भी आपके यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर में टाई आ जाए, यानी 5-6 बच्चे एक क्लास के एक ही जगह पे कहीं पे वो आके टाई हो गए हैं, एक ही जगह पे उनके दरमियान में क्या कहना चाहिए उसको, ड्रॉ हो रहा है, तो फिर हम चेक करते हैं परसेंटेज ऑफ FSC। तो ये गलती मत कीजिएगा, इसको बिल्कुल सही लिखिएगा। तो फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 81.1 फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हो गया मेरा FSC का जो कि 12 ईयर्स का होता है। अब ग्रेडिंग सिस्टम, अब आपने यहाँ से देखना है कि आप लोग CGPA वाले सिस्टम में हैं या परसेंटेज वाले। अच्छा यहाँ पे मैं 2 चीज़ें पहले क्लियर कर दूँ। एक ये कि जो पहले सेमेस्टर के बच्चे होंगे वो यहाँ से, क्योंकि उनका तो अभी CGPA आया ही नहीं, अगर वो यहाँ पर लिख देते हैं CGPA तो इनफैक्ट उनको यहाँ पर अपना फिर GPA या CGPA लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर वो फर्स्ट सेमेस्टेरियन है तो वो बेचारे यहाँ पे फंस जाएंगे और यहाँ पे नंबर नहीं लिख सकेंगे। तो लिहाजा फिर यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे रेड में लिखा हुआ भी है इसलिए इसको चेक कर लीजिएगा। करना क्या है, यहाँ से आप परसेंटेज सिस्टम लीजिए, ये लॉक हो गया। अब आपको GPA नहीं देना पड़ेगा क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम पहला सेमेस्टर है, हुआ ही नहीं। अब आप क्या कीजिए, परसेंटेज इन लास्ट एग्ज़ाम। तो ये बता रहा है कि जो आपका March 30 से पहले कोई भी एग्ज़ाम हुआ था, अब वो डेफिनेटली आपका FSC का था पिछले साल का। तो अब आप क्या करेंगे, FSC का ही
ये देखिए अब ये ऊपर ये 0 नज़र आ रहा है। मैं अपना परसेंटेज लिख दूंगा जो मेरी एफएससी में थी और बाहर। अब ये देखिए इसने खुद ब खुद कंप्यूट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, बस काफ़ी है। लेकिन अब ये तो हो गया फर्स्ट सेमेस्टेरियंस का, जिनका अभी जीपीए या सीजीपीए आया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी में आके ही नहीं दिया। अब ज़रा इसको इस तरह देखते हैं कि नहीं, वो बच्चे जो सेकंड सेमेस्टर में हैं, थर्ड में हैं, फोर्थ में, वो क्या करेंगे। तो नोट कीजिए, हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सीजीपीए सिस्टम। अब देखिए ये लॉक हो चुका है खुद ब खुद। अब यहाँ पर हर बच्चा अपना सीजीपीए या जीपीए, यानी जो बच्चे 2 पास कर चुके हैं ना, उनका सीजीपीए होता है, और जो 1 पास कर रहे हैं उनका सिर्फ जीपीए होता है। तो जो एक जिन्होंने पास किया है वो जीपीए लिख देंगे, और जो थर्ड सेमेस्टर में है उनके यकीनन 2 पास हो चुके हैं, वो सीजीपीए लिखेंगे। अब फर्ज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3.8 फॉर एग्जाम्पल, और मैं टैप करता हूँ, तो देखिए इसने खुद ब खुद यहाँ पे परसेंटेज खुद कैलकुलेट की है, मैंने नहीं की, राइट। तो लिहाजा यहाँ तक हमारे मार्क्स आ गए। मैं इसको अब नेक्स्ट करूँगा, तो देखिए अब ये मुझसे क्या इन्फॉर्मेशन मांगता है। जैसे ही आप अपना एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देकर फारिग हुए और आपने नेक्स्ट प्रेस किया, तो अब देखिए आपके पास है कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन। इनफैक्ट ये सबसे अहम पार्ट है। आपने जो अपना सेल फोन नंबर दिया था वो वेरीफाई होगा, आपने जो अपनी ईमेल दी थी वो वेरीफाई होगी, और उसके बाद आपका ये फॉर्म पूरा मुकम्मल सबमिट होगा। तो अब ख्याल रखिए, मैंने जैसे पहले कहा था, सेल नंबर वो दीजिएगा जो आपकी एक्सेस में है, कि जब उसके ऊपर कोई भी वेरिफिकेशन कोड आए तो आपको मिल जाए। तो फ़र्ज़ कीजिए आपने जो भी नंबर दिया हुआ है, जैसे ही वो नंबर आप यहाँ पे टाइप करेंगे, मैं मिसाल, तो ये देखिए जैसे ही यहाँ पर मैं इसको एंटर करूँगा, और ये देखिए ये है सेंड कोड। जैसे मैंने नंबर को एंटर किया, ये बटन नज़र आना शुरू हो गया। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा, तो ये नंबर फेक है, इस नंबर के ऊपर ये कोड रिसीव होगा। तो आपने अपना सही नंबर देना है जो आपने उसको दिया था। वो जैसे ही आप ये नंबर यहाँ पे टाइप करके टैब दबाएंगे, ये बटन आपको इनेबल हो जाएगा, आपको विजिबल हो जाएगा, लिखा हुआ आ रहा है वैलिड फ़ोन नंबर, ऑल्दो के फेक है, लेकिन 1 2 3 4 है, तो वो उसको सही समझ रहा है। जब आप इसको क्लिक करेंगे, तो आपके टेलीफोन, आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक कोड आएगा, जो कि आपने फिर यहाँ पर एंटर कर देना है, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे जब आपने इसको एंटर कर दिया, अब आपने यहाँ पे इसको एक ईमेल दिया, abcdef@gmail.com। जो ही आप इसको टैप करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर ये बटन आ गया, और आप जब इसको क्लिक करते हैं, तो ये आपको आपके ईमेल के ऊपर एक कोड भेजेगा। उसी ईमेल पे जो आपने यहाँ पर लिखी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ से आप इसको चेक बॉक्स को चेक करेंगे कि आई एम नॉट अ रोबोट, और ये जब चेक हो जाएगा तो आप इसके बाद नीचे आ जाएंगे। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आप मान रहे हैं कि मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही दी है, कोई चीज़ मेरे नॉलेज के मुताबिक गलत नहीं है, मैं किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हूँ, नहीं होऊंगा, मैं इसको बेचूंगा नहीं, वट एवर, ये आप ये सब पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आप इसको यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो ये प्रोसेस हो गया आपके सबमिशन का, कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको आगे अपने स्टेटस को हम कैसे चेक करते हैं, हम उनको कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया होगा, और आप सब लोग इस काबिल हो गए होंगे कि इंशाअल्लाह आप लोग इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब आपने ख्याल रखना है कि आपने अपना स्टेटस देखते रहना है, यानी अगर उसमें कोई डॉक्यूमेंट की मिस्टेक आती है तो आपके स्टेटस पे आपको नज़र आएगा। और इसी तरह जो बच्चे पिछली दफ़ा अप्लाई कर चुके थे पिछली किसी स्कीम में, और किसी वजह से उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आ सका, तो उनको भी इस दफ़ा अपडेट करना होगा ताकि वो इस स्कीम में शामिल हों, क्योंकि उनका CNIC पहले से रजिस्टर्ड है। तो लिहाजा उन्होंने नए सिरे से फॉर्म नहीं भरना, बल्कि उसी को अपडेट करना है ताकि वो इस वाली स्कीम में 2025 में ऐड हो जाए। उसका तरीका क्या है, हम ये भी देख लेते हैं। अब उसी होम स्क्रीन के ऊपर जहाँ से हमने ये तमाम चीज़ें चेक की थी, एलिजिबिलिटी वगैरह का, जहाँ से हमने अप्लाई किया था, उसके साथ यहाँ पर देखिए ये हमें 3 जो लाइंस नज़र आ रही हैं, कभी डॉट्स होते हैं, इसको चेक कीजिए।
जो ही आपने इसे क्रॉस किया तो आपके एक मेन्यू आ गया और यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ है, राइट। यहाँ पर ये देखिए, ये है एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट, यानी जिन्होंने अभी अप्लाई किया या जिन्होंने पहले अप्लाई किया था। तो हम क्या करेंगे, हम इसे क्लिक करेंगे। ये देखिए, अब मेरे पास फिर से एक नई स्क्रीन आई है, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन स्टेटस, और यहाँ पर अब मुझे स्टेटस चेक करना है उनका और उनको अपडेट भी करना है। तो अब क्या है, इट शोज द रिकॉर्ड्स फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव अप्लाइड इन प्रीवियस और करंट फेज, इस दफ़ा वाले भी, राइट। तो अब क्या है, अगर आपने अपना रिकॉर्ड देखना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपना शहर ढूंढेंगे जिस शहर से आपने अप्लाई किया था। अगर मैंने इस्लामाबाद से अप्लाई किया है तो मैं इस्लामाबाद क्लिक करूँगा। फिर इस्लामाबाद की मैं जिस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, ये मेरी यूनिवर्सिटी है, मैं ये लिखूँगा। यहाँ पर अपना CNIC दूंगा और इस जगह पर डेट ऑफ बर्थ दी जाएगी। और जो ही हम फिल्टर का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर मुझे रिकॉर्ड नज़र आएगा, आपको अपना नाम नज़र आएगा, आपके वालिद साहब का नाम नज़र आएगा, एनरोलमेंट नंबर, डिग्री प्रोग्राम, कौन सी स्कीम में अप्लाई किया था, CGPA, और यहाँ पर स्टेटस लिखा होगा और इस जगह पर होगा अपडेट। जो ही आप अपडेट को क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से, जो आपको याद होगा कि हमने अभी देखा था कि पहले सेमेस्टर वाले बच्चे या नए बच्चे जो अप्लाई करते हैं तो हमारे पास हमारा डेटा सामने आ जाएगा। क्योंकि आपने पहले से अप्लाई किया हुआ है तो आपको बहुत सारा डेटा पहले से ही उसके अंदर नज़र आ रहा होगा, इंसर्ट हुआ हुआ। बस आपने उसको चेक करना है, नेक्स्ट वगैरह नेक्स्ट करना है और उसको वेरीफाई करके सबमिट कर देना है ताकि आप भी इस स्कीम का हिस्सा बन जाएं। और आपने स्टेटस पे क्यों नज़र रखनी है ये देख लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप लोगों ने अप्लाई किया और अभी आपके फोकल पर्सन ने आपके डेटा को वेरीफाई नहीं किया तो स्टेटस की जगह पर आपको नज़र आ रहा होगा अप्लाइड। फिर जैसे ही वो फोकल पर्सन आपके डेटा को वेरीफाई कर लेंगे, तमाम रिकॉर्ड चेक हो जाएगा एग्ज़ाम डिपार्टमेंट से, सब जगहों से, तो देखिए आपका स्टेटस वहाँ पे लिखा हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा, वेरीफाइड। ठीक है, फिर भी उस पर नज़र रखनी है क्योंकि कभी बाद में क्या होता है, डिसअप्रूव हो जाता है कि कभी कोई रीज़न्स होते हैं कि आपने कोई गलत नंबर एंटर कर दिए थे, कोई आपका एडमिशन का डेट आपने गलत डाल दी थी, तो आप डिसअप्रूव्ड हो जाते हैं और आपका स्टेटस यहाँ पे डिसअप्रूव्ड नज़र आता है, जिसको कि आप फोकल पर्सन से फिर डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे गाइड करें मैंने क्या गलती की है। फिर एक ऑप्शन है सिलेक्टेड। जब फोकल पर्सन तमाम चीज़ों को देख लेते हैं कि हर रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड के आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे बिल्कुल मैच कर रहा है, तो फिर वो एक लिस्ट में आपके नाम के सामने सिलेक्टेड नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब है कि हाँ आप सिलेक्ट हो चुके हैं और आपको लैपटॉप इंशाल्लाह मिलेगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टेटस नॉट सिलेक्टेड नज़र आता है, ये भी एक वजह है, बच्चे इसमें बहुत नाराज़ और तंग हो जाते हैं। असल में होता यह है कि हर यूनिवर्सिटी का एक कोटा होता है और उस कोटा की लिमिट अगर ख़त्म हो जाए तो जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं, यानी मेरिट में जो सबसे ऊपर होते हैं, उनको मिलता है और बाकियों को नहीं मिलता। फिर वो अगली दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो कि पहले से इशूड हो तो यहाँ पर वो फिर नज़र आ रहा होता है स्टेटस में कि आपको पहले ही कोई लैपटॉप दिया गया था और आपने फिर भी अप्लाई किया। तो इन एनी केस आपको अपना स्टेटस यहाँ से हर दफ़ा देखना होता है, इसको पता करना होता है ताकि कुछ ऐसा ना हो कि कोई चीज़ मिसिंग हो और आप उस वक्त किसी वजह से डिसअप्रूव हुए हो, कोई आपकी डेट एडमिशन की गलत हो और आप उनसे जाके बता के रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, अगर वो उनके पास ऑप्शन होगा तो दे विल अलाउ यू, और अगर नहीं होगा तो फिर इसीलिए पहले कहा कि डेटा बहुत समझ कर एंटर करना है। तो आई होप कि इंशाल्लाह ये आप सबकी मदद करेगा और जो आपके सवालात बार बार आ रहे थे, इंशाल्लाह जब आप इसको फॉलो करेंगे तो शायद ये बहुत स्मूथली, बहुत आसानी से सबमिट हो जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ अता फ़रमाए, आप सबके लिए अच्छा मुस्तकबिल लिख दे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।